उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कल अपन पढ़ रहे थे और लास्ट में बताया था, किडनी के बारे में पढ़ चुके थे। डायलिसिस प्रक्रम एक टर्म बताई थी, उसके जस्ट नीचे कुछ पॉइंट लिखेंगे। उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड यूरोलॉजी। उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन यूरोलॉजी में किया जाता है। एक प्रश्न आता है, कौन से विटामिन को मूत्र द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है? विटामिन सी को कर दिया जाता है। यूरिन के द्वारा विटामिन सी बाहर निकल जाता है। यूरेटर जो होता है मूत्राशय, उसमें किस प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं? अनैच्छिक तथा अरेखित पेशी पाई जाती हैं। अनैच्छिक का मतलब होता है ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, जो शरीर के आंतरिक अंग हैं, जैसे आहार नाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मूत्राशय, गर्भाशय, इन सबकी जो आंतरिक पेशियां होती हैं वो अनैच्छिक प्रकार की होती हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। जबकि हाथ, पैर, गर्दन, कमर, इनमें ऐच्छिक पेशी पाई जाती हैं। हमारी इच्छा होगी तो अपन हाथ को घुमाएंगे, पैर को मोड़ेंगे, गर्दन को घुमाएंगे, तो ये इच्छा के अनुसार है। ये अनैच्छिक का मतलब होता है आपने भोजन ले लिया तो अब आमाशय आपका काम करेगा ही करेगा। आप सोचो कि यार मैंने अभी भोजन कर लिया, पाचन नहीं हो, शाम को हो जाए तो शाम को खाना नहीं खाना पड़े, ऐसा नहीं होगा। अंदर मुंह में जाते ही फिर अंदर की क्रियाओं का अपन पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो ऑटोमेटिक होती हैं सारी। तो अनैच्छिक और अरेखित पेशी पाई जाती हैं। पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है, याद रखना। पक्षियों में मूत्राशय अनुपस्थित होता है। पक्षियों में मूत्राशय अनुपस्थित होता है, यूरेटर पक्षियों में नहीं होता है, जो कि पक्षियों का एक वायवीय अनुकूलन है। क्योंकि मूत्राशय होगा तो उसमें यूरिन भरा रहेगा, जिसके कारण से वजन हो जाता है, पक्षियों को उड़ने में असमर्थ होंगे। तो मूत्राशय नहीं होता है, यूरिन बनते ही मल और मूत्र दोनों ही एक साथ त्याग कर दिए जाते हैं। इसीलिए पक्षियों की विशेषता कीचड़ युक्त होती है, कीचड़ जैसी होती है। तो पक्षियों का ये एरोबिक अडेप्टेशन है, ये वायवीय अनुकूलन है। एकमात्र इसका अपवाद है शुतुरमुर्ग, जो उड़ता नहीं है। शुतुरमुर्ग एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसमें मूत्राशय उपस्थित होता है। शुतुरमुर्ग में मूत्राशय उपस्थित होता है। सारे पक्षियों में नहीं होता है, केवल शुतुरमुर्ग में होता है, क्योंकि शुतुरमुर्ग एकमात्र ऐसा पक्षी है जो उड़ता नहीं है। शुतुरमुर्ग में होता है, बाकी अन्य किसी पक्षी में नहीं होता है। किसमें? इनमें नहीं होता है। इनमें यूरेटर नहीं होता है। यूरेटर का मतलब है कि मूत्र को संचय करने वाला कोई ऐसा अंग नहीं होता। मूत्र बनता है, डायरेक्ट मल और मूत्र एक साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। इसलिए पक्षियों की जो विष्ठा होती है वो थोड़ी कीचड़ जैसी होती है, मतलब लिक्विड होती है, क्योंकि मल मूत्र द्वारा एक ही होता है और मल और मूत्र दोनों का एक साथ विसर्जन होता है। क्योंकि शुतुरमुर्ग में मूत्राशय होता है अलग से स्टोरेज। यूरिया का संश्लेषण यकृत द्वारा होता है, लीवर द्वारा होता है, जिसे ऑर्निथिन चक्र कहा जाता है। यूरिया का संश्लेषण यकृत द्वारा होता है, इसको ऑर्निथिन चक्र कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? हैंसलिट ने की थी।
रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? यूरेमिया कहलाता है। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको यूरेमिया कहते हैं। और रक्त में यूरिया की मात्रा होनी कितनी चाहिए? 40 से 60 mg पर 100 ml। यूरेमिया। रक्त में क्रिएटिनिन, ये जो डायलिसिस जो क्रिया होती है ना, कल बताई थी मैंने, डायलिसिस क्यों करते हैं? क्रिएटिनिन को दूर करने के लिए। डायबिटिक पेशेंट में क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उसको दूर करने के लिए अपोहन क्रिया की जाती है, रक्त को छाना जाता है। और इसकी मात्रा लगभग 0.7 से 200 mg पर 100 ml होती है। डायलिसिस इसी के लिए करते हैं, क्रिएटिनिन को बाहर निकालने के लिए। नहीं सर, एक मिनट और। निर्माण, बनना, सिंथेसिस। तो उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन यूरोलॉजी में किया जाता है। विटामिन सी को मूत्र के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। मूत्राशय में अनैच्छिक और अरेखित पेशी पाई जाती हैं। पक्षियों में मूत्राशय अनुपस्थित होता है, जो कि पक्षियों का एक वायवीय अनुकूलन है, एरोबिक अडेप्टेशन होता है ये। केवल इसका एक अपवाद है शुतुरमुर्ग, और शुतुरमुर्ग में मूत्राशय उपस्थित होता है। यूरिया का संश्लेषण लीवर द्वारा होता है, इसको ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। इसकी खोज की थी क्रेप्स हैंसलेट ने की थी। रक्त में यूरिया की मात्रा का बढ़ना कहलाता है यूरेमिया, और यूरिया की मात्रा होती है 40 से 60 mg पर 100 ml होती है।
एक प्रश्न आता है कि किडनी के द्वारा 1 मिनट में कितना ml रक्त का परानिस्यंदन होता है? इनको वृक्क द्वारा 1 मिनट में 125 ml रक्त का परानिस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। और 24 घंटे की यदि हम बात करें तो 24 घंटे में लगभग 180 लीटर रक्त का परानिस्यंदन होता है, फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। यानी हमारी जो किडनी होती है वो लगभग 24 घंटे में 180 लीटर रक्त के बराबर इतना ब्लड को प्यूरिफाई कर सकती हैं, और 1 मिनट में लगभग 125 ml रक्त का परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। पुनरावशोषण या जिसको कहते हैं हम रीअब्जॉर्वेशन, जब हमारी बॉडी में भोजन का पाचन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो विटामिन बनते हैं, एमिनो अम्ल बनते हैं, प्रोटीन मिलती है हमें, अमोनिया भी बनती है, यूरिया भी बनती है, यूरिक एसिड बनता है, जल भी हमें मिलता है। इनमें से किसका अवशोषण कितना होता है उसके आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पहले समझ लीजिए, एक तो होता है उच्च दहली पदार्थ, इनको अंग्रेजी में कहते हैं हाई थ्रेश होल्ड सब्सटेंसेज। एक होता है निम्न दहली पदार्थ, लो थ्रेश होल्ड सब्सटेंसेज। और एक होते हैं परिवर्तनशील दहली पदार्थ, चेंजेबल थ्रेश होल्ड सब्सटेंसेज। उच्च दहली पदार्थ, निम्न दहली पदार्थ, परिवर्तनशील दहली पदार्थ, 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। उच्च दहली पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका अवशोषण 100% होता है, जैसे या होना चाहिए, 100% होता है या होना भी जरूरी है। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का अवशोषण होना जरूरी है। एमिनो अम्ल है, अमाइनो एसिड है, लाभदायक है, इनका उत्सर्जन से कोई मतलब ही नहीं है। विटामिन वगैरह हैं, इनका भी अवशोषण होना जरूरी है। तो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन, ये सभी किस में आते हैं? उच्च दहली पदार्थ में आते हैं। निम्न दहली पदार्थ का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनका हमारे शरीर में अवशोषण न के बराबर होता है, उनको कहा जाता है निम्न दहली पदार्थ। जैसे उदाहरण के लिए अमोनिया, इसका कोई अवशोषण नहीं होता, ना ही होना चाहिए। यूरिया, यानी जो हानिकारक वाले हैं वो निम्न में आएंगे। और यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, ये सभी किस में आएंगे? निम्न दहली पदार्थ में। और परिवर्तनशील दहली पदार्थ का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जिनके अवशोषण की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, चेंजेबल होती है, उनको क्या कहते हैं? चेंजेबल थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस कहा जाता है। जैसे जल,
वाटर। जल की मात्रा हमेशा एब्जॉर्ब फिक्स नहीं होती है। जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में यूरिन ज्यादा बनता है क्योंकि पसीना कम निकलता है। गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में पसीना ज्यादा निकलता है, यूरिन कम बनता है। कभी एब्जॉर्बेशन कम भी हो जाता है, कभी एब्जॉर्बेशन ज्यादा भी हो जाता है। तो जल किस में आएगा, परिवर्तनशील में। हानिकारक अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल ये किस में आएंगे, निम्न दहली पदार्थ में। और ग्लूकोज, एमिनो, विटामिन ये किस में आएंगे, उच्च दहली पदार्थ में आते हैं। ये नोट कर लो। तीन प्रकार के हैं, उच्च दहली पदार्थ, निम्न दहली पदार्थ और परिवर्तनशील दहली पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग जीव में, अलग अलग प्राणियों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अलग अलग पदार्थों का उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीव तीन प्रकार के होते हैं। जीवों के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स। कौन कौन से हैं, इधर देखो पहले। एक तो होते हैं अमोनोटैलिक, एक होते हैं यूरियोटैलिक, और एक होते हैं यूरिकोटैलिक। ठीक है। अमोनो यानी अमोनिया, यूरियो मतलब यूरिया, यूरिको का मतलब होता है यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड। अमोनोटैलिक का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक कहते हैं। यूरियोटैलिक का मतलब होता है ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरियोटैलिक कहते हैं। और यूरिको का मतलब होता है ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या कहा जाता है, यूरिकोटैलिक कहा जाता है। इस प्रकार तीन प्रकार के हो गए, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और एक हो गया यूरिकोटैलिक। जैसे अमोनोटैलिक के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जैसे एक तो होता है हाइड्रा, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, ये जीव हैं। नॉर्मली जो जलीय जीव होते हैं, जो जल में पाए जाते हैं, वो याद रखना किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का करते हैं। जैसे अस्थिल मछलियां। अब मछलियां क्या है, दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है अस्थिल और एक होती है उपास्थि। अस्थिल का मतलब होता है इसमें हड्डियां पाई जाती हैं। एक तो होती है अस्थि, एक होती है उपास्थि। जैसे ये हमारा बाह्य कर्ण है, ये किसका बना हुआ है, ये अस्थि का, उपास्थि का बना हुआ है, इसमें हड्डी नहीं है हमारे, ठीक है। तो अस्थि उपास्थि। अस्थिल मछलियां तो किसमें आएंगी, अमोनोटैलिक में। और याद रखना उपास्थि मछलियां किसमें आती हैं, यूरियोटैलिक में आती हैं। उपास्थि जो मछलियां होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, यूरियोटैलिक में आती हैं। इसके अलावा जैसे मगरमच्छ है, अगर मगरमच्छ जल में भी पाया जाता है और थल पे भी होता है, उभयचर वर्ग का जीव है, सरीसृप का है होने को, तो ये सरीसृप वर्ग का, लेकिन ये जल पे भी होता है और थल पे भी होता है। अब मगरमच्छ जब जल में होगा, जब तो किसका उत्सर्जन करेगा, अमोनिया का। और मगरमच्छ जब स्थल पर होगा तो फिर किसका करेगा, यूरिया का करेगा। किसका करेगा, यूरिया का। इसके अलावा जैसे मेढक है, मेढक उभयचर वर्ग का जीव है, लेकिन मेढक में पहले लार्वा अवस्था बनती है। मेढक की लार्वा अवस्था को कहा जाता है टेडपोल। क्या कहते हैं, टेडपोल। जब मेढक का लार्वा बनता है पहले, सबसे पहले, तो तब तो वो किसका उत्सर्जन करेगा, अमोनोटैलिक का करेगा। लेकिन जब मेढक वयस्क अवस्था में आ जाता है, मेंढक की वयस्क अवस्था, तो वयस्क अवस्था में किसका करेगा, याद रखना, यूरिया का करेगा। किसका करेगा, यूरिया का करेगा। इसके अलावा जैसे दो जीव हैं, केंचुआ और एक होता है एस्केरिश, ये दो जीव हैं।
एस्केरिस भी केंचुआ जैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा चपटा होता है ये एस्केरिस। केंचुआ और एस्केरिस याद रखना अमोनोटेलिक में भी आते हैं और यूरियोटेलिक में भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है कि ऐसा निम्न में से कौन सा जीव है जो अमोनोटेलिक तथा यूरियोटेलिक दोनों की भांति व्यवहार करता है, तो फिर आंसर क्या होगा? केंचुआ होगा या फिर एस्केरिस, ये दोनों होंगे। ठीक है। यूरियोटेलिक में जैसे स्तनधारी वर्ग आता है, स्तनधारी वर्ग में अपन सभी लोग आते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, घोड़ा, बंदर, भालू, मनुष्य सभी आते हैं, जिनमें दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो सभी स्तनधारी वर्ग में आते हैं। तो स्तनधारी वर्ग के जीव किस में आएगा? यूरोटेलिक में। अब इसमें यदि उदाहरण जोड़ दिया, एक शब्द जोड़ दिया कि मरुस्थलीय स्तनधारी किस में आते हैं, जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय स्तनधारी याद रखना किस में आते हैं? यूरिकोटेलिक में आते हैं। जैसे ऊंट है, मरुस्थल में पाया जाता है, तो ऊंट का जो मल होता है वो ठोस होता है, गाढ़ा होता है, क्योंकि उसमें किसका उत्सर्जन होता है? यूरिक अम्ल का होता है। तो मरुस्थलीय स्तनधारी इस पे चला जाए तो यूरिकोटैलिक, नॉर्मल स्तनधारी आ जाए तो आंसर क्या होगा? यूरोटैलिक होगा। इसके अलावा इसमें एक आता है कीट वर्ग, जिसको कहते हैं आर्थ्रोपोडा। कीट वर्ग जिसको कहते हैं आर्थ्रोपोडा। तो कीट, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो भी किस में आते हैं? यूरिकोटैलिक में आते हैं। एक आता है इसके अंदर पक्षी वर्ग, जिसको एवीज कहा जाता है। जितने भी पक्षी हैं वो सब किस में आते हैं? यूरिकोटैलिक में आते हैं। एक इसके अंदर आता है सरीसृप वर्ग, जिसको रेप्टिलिया कहा जाता है। जो रेंग कर चलते हैं, सर्प वगैरह हैं, बिच्छू, ये सब किस में आते हैं? सरीसृप वर्ग। इनमें भी किसका उत्सर्जन होता है? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। तो ये इस प्रकार से तीन प्रकार के हुए, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। केंचुआ और एस्केरिस ये अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। यानी केंचुआ और एस्केरिस ये अमोनोटेलिक भी होते हैं और साथ में यूरियोटेलिक भी होते हैं। ये नोट लगा के नीचे लिख लेना।